यह आपकी हिंदी की सहायक पुस्तिका है, संचयन भाग 1। इसका प्रथम पाठ गिल्लू हम आज पढ़ेंगे। प्रथम पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। गिल्लू। बच्चों, आपने क्लास 7th में हिंदी विषय में इस पाठ को पहले पढ़ा होगा, आपको इसकी जानकारी होगी। गिल्लू पाठ में लेखिका ने एक गिलहरी के बच्चे का वर्णन किया है। आइए हम इस पाठ को समझें। गिल्लू लेखिका है महादेवी वर्मा। सोन जूही में, जूही का मतलब यहाँ पे पुष्प बताया गया है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा मतलब हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण मतलब छोटा जीव, पर आज मुझे उस लघु प्राण की खोज है, ऐसा लेखिका कहती हैं। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी में होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। अब लेखिका पहले की घटना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुएल जैसा खेल रहे हैं। छुआ-छुएल मतलब चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। यह काग-भशुंडी यहाँ कौवे के लिए कहा गया है। यह काग-भशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित मतलब विशेष आदर और अनादरित मतलब आदर का अभाव, अति सम्मानित अति अपमानित हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। बच्चों, जब हमारा श्राद्ध पक्ष चलता है तो हिंदू धर्म में कौवे को पितृ माना जाता है और खीर और पूड़ी बनाकर कौवे को खिलाई जाती है। कहने का तात्पर्य हमारे पितरों को हमने कौवे के रूप में कहा है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जब पहले कभी घर की मुंडेर पर बैठकर कौवा काँव काँव करता था तो लोग समझते थे कि आज हमारे घर पर किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। दूसरी ओर हम इस कौवे की कर्कश ध्वनि को अवमानना अपशकुन भी मानते हैं। मेरे काक पुराण में विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे सोच रहे हैं हम किसी तरह इस गिलहरी के बच्चे को मार दें तो हम इसे खा सके। काकद्वय मतलब 2 कौवे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे।
अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा। निश्चेष्ट का मतलब होता है निश्चिंत। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर वह मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए मतलब चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। बच्चों, जातिवाचक में पूरा एक गिलहरी आता है और उसको व्यक्तिवाचक में मतलब उसको एक नाम दे दिया गया और लेखिका उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। लेखिका ने उसका नामकरण कर दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मतलब छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना अवश्य है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के
द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, पर्दे में जो सल होते हैं बच्चों उसको चुन्नट कहते हैं, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, ऐसा मुझे याद नहीं आता। किंतु लेखिका कहती हैं कि गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद का मतलब होता है जो सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला होता है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब सेविका। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती हैं और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब मतलब होता है पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। धन्यवाद।